बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी क्लियर कर लें। आज से चंद दिन पहले मेरे प्रोग्राम के अंदर एक वाक़या हुआ था और एक बदमज़गी हो गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खातून रुकन के साथ, और उस पर जो है वो कई लोग जो है वो इसको गलत समझ रहे थे और कई लोग इसको ठीक समझ रहे थे। मेरा 10 साल का रिकॉर्ड आप सबके सामने है। मैं ये प्रोग्राम करता चला आ रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मेहमान को ये कहना पड़ा हो कि वो उठ के यहाँ से चले जाएँ, लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं हो सकती। अब मामला ये है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट था और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून ने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे ऐसा लगता है, और उनको ये लगता है मैंने उनके साथ ज़्यादती की। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो ऑफ द रिकॉर्ड है और वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बैकग्राउंड में क्या था। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ ना, ऐसा नहीं है कि मैं किसी वजह से ये बात कर रहा हूँ। इस वक्त ये बात करने की वजह इसके अलावा कुछ नहीं है कि मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। उसी दिन उसी प्रोग्राम में एक ब्रेक के दौरान मुझे एक टेलीफोन कॉल आई और जब मैंने उसको रिसीव किया तो उस तरफ से वही पीपल्स पार्टी की खातून बात कर रही थी। तो वो उस वक्त बहुत गुस्से में थी, मैं भी गुस्से में था, लेकिन मैंने फौरी तौर पे उनको 2 जुमले कहे थे जो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली इसी तरह ये 2 जुमले मैंने उन्हें कहे थे। मैंने उनसे कहा था कि मेरा और आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है। मैंने उनसे कहा था कि मेरा सवाल आपको बुरा लग सकता है, आपका जवाब मुझे चुभ सकता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, इन पे डिबेट हो सकती है, लेकिन क्योंकि आप एक खातून हैं और इस वक्त आपको बुरा लगा तो मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। ये मैंने उसी वक्त उनको कह दिया था और ये बात मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर से कि मुझे ये बात ऑन एयर भी कह ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उनको ऑन एयर अपने प्रोग्राम में तो उठाया है तो अगर किसी की दिलदारी हुई है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और अब आ जाएं वापस पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि सवाल जो है वो उनका सिलसिला रुकेगा नहीं। ये एक मैं अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझता था कि मैं अपने तहीं, क्योंकि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में बड़ी कोशिश की गई, बाकायदा बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने तो इसको कैंपेन बनाया। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्कोर सेटल करने की कोशिश की है और उनमें से बहुत सारे मेरे कबील से ही हैं। तो वो जो स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उनके साथ फिर स्कोर सेटल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये इस मामले का फ़ायदा मैं उनको नहीं उठाने दूंगा। लिहाजा मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बात मैंने उन्हें उस दिन टेलीफोन कॉल पे कही थी वो मुझे यहाँ ऑन एयर भी कह देनी चाहिए, और ये बात कर देने से मैं कुछ छोटा नहीं हो जाऊंगा। तो मैंने ये बात आपके सामने सबके सामने रख दी है और वो खातून भी सुन रही होंगी, उनकी पार्टी भी सुन रही होगी, और आज भी उनकी पार्टी के लोग मेरे साथ इस प्रोग्राम में नहीं है। बाय द वे मैं क्लियरली आपको कह दूँ। अब आ जाएं वापस उसी मामले पे और वहीं से हम शुरू करेंगे कि एक JIT रिपोर्ट आई और पीपल्स पार्टी ने उसको इशू किया, लेकिन बड़ा डिले के साथ किया, बहुत ताखीर के साथ किया। एक तो जान बलोच की है, दूसरी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है निसार मुराई की, और तीसरी रिपोर्ट है सानिया बल्दिया टाउन की। अब ये जो सानिया बल्दिया टाउन की रिपोर्ट है, इसको ही सिर्फ अगर आप देखें तो क्या एक पॉलिटिकल हुकूमत ऐसी हो सकती है जिनको ये पता चल जाए कि लोगों को बंद करके, उनके ताले लगा के, उनके ऊपर केमिकल फेंक के उनको आग लगा दी गई और लोग जिंदा जल के मर गए। एक खौफनाक तरीन, यानी आप इस तरह के वाक़े का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंसान कांप जाता है, उसकी रूह कांप जाती है जैसा वाक़या उस शहर में हुआ। लेकिन जब पता चल गया, कंफर्म हो गया, इदारों ने रिपोर्ट दे दी बना के, तो उसके बाद बजाय कि उस रिपोर्ट के ऊपर शोर करते, उस रिपोर्ट के ऊपर इंसाफ फराहम करते, उस रिपोर्ट के ऊपर वावेला होता, कानून हरकत में आता, सूबाई हुकूमत जो है वो शिकंजा कसती उन मुजरिमों के गिर्द, ये करने की बजाय उसको छुपा के बैठ गए। ये बात समझ नहीं आ रही। चलें, उज़ैर जान बलोच की रिपोर्ट का गायब होना या उसका पीछे चले जाना या छुप जाना तो कुछ समझ आता है कि उनकी कुछ ऐसी तस्वीर है या उनके कुछ ऐसे पॉलिटिकल लिंक्स थे जो अब एस्टैब्लिश होते चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से एक रिपोर्ट आप रोक सकते थे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कुछ जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक इतना बड़ा जुर्म है, सैकड़ों लोग यकमुश्त जला के मार दिए, एकदम जला के मार दिए सिर्फ भत्ता लेने के लिए, तो उस रिपोर्ट को भी आप दबा के बैठ गए। ये नहीं होना चाहिए था। इस पे आज हम बात करेंगे। और KL एक्टर के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज कर, ये तो ज़बरदस्त हो गया। ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे पुलिस वाले निकल के अपने पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज शुरू कर दें। ये तो यानी अजीबोगरीबी सूरत हाल है। PTI की कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो KL एक्टर के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रही है, समझ से बाहर ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो इस वक्त ऑर्डर देने की पोजीशन में, वो तो इस वक्त चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो इस वक्त इक़्तिदार में है। क्या उनको याद नहीं है कि वो इलेक्शन जीत गए थे 2018 का? क्या उनको याद नहीं है कि उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं?
क्या उनको याद नहीं है कि उनका वफाकी वजीर तवानाई जो है वो उमर अयूब साहब हैं? वो क्यों भूल गए हैं कि इक़्तिदार उनका अपना है? ये एहतजाज के इलेक्ट्रिक करने की बजाय जाके इमरान खान साहब से करें और उनसे कहें जनाब इंसाफ लेके दें। जाके किसी के दफ्तर के सामने बैठ जाना तो इससे तो बहुत अच्छा है, इक़्तिदार तो सारा आपके पास है, तो उनसे बात की जा सकती है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ बायजा हमीद गुजर साहिबा मेंबर कौमी असम्बली PMLN से, हमारे साथ जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब बतौर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। आपका भी सर ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले तो मुझे एक चीज़, जनरल साहब मैं आप ही के पास आया था डायरेक्टली। अब अली जैदी साहब लेकर आए एक रिपोर्ट, वो ये कह रहे हैं और ये अच्छी तरह हमें याद है जनरल साहब, ये को भूले हुए नहीं हैं हम, ये 2016 के अखबारात में द न्यूज़ पढ़ लें, डॉन पढ़ लें, आप उसके अंदर द नेशन पढ़ लें, बाकी अखबारात, तमाम अखबारात के अंदर 2016 में ये खबर छप चुकी है कि सिंध की पुलिस के 2 अराकीन ने जो JIT में शामिल हैं बतौर CTD और बतौर स्पेशल ब्रांच, उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया है और सिंध गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस JIT को लेकर के इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप के नाम हैं जिनको निकाला जाए, और उसके बाद उसमें से कुछ सफ़हात कम हो गए, कुछ नाम और वाक़यात निकल गए और फिर ये सबके साइन के साथ JIT आ गई। अब मुझे बताएं कसूर किसका है? यही मिलिट्री इंटेलिजेंस, यही ISI, यही MI और यही रेंजर्स, इन्होंने भी साइन किए हुए हैं दोनों JITs के ऊपर, तो हम किसको ठीक माने? देखिए, जो ओरिजिनल जिस पे इन्होंने साइन बात कर दिया उस वक्त जो हमारी बात थी, उनके पास इख्तियार, अगर ये दोनों रिपोर्ट से उनका इख्तिलाफ होता है इख्तिलाफ, लेकिन साइन करने से वो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात वो पे नोट कर देते हैं कि हमसे फलानी चीज़ में इख्तिलाफ है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। वो भी नहीं हुआ, नहीं पब्लिश हुई, और अब ये 4 साल में है। और इस रिपोर्ट में आपने बल्कि बात की, उसमें भी अगर आप देखिए इंकशाफात है वो हुआ है 158 लोगों ने एतराफ़ किया है इस शख्स ने स्टेट के खिलाफ काम करके। मैं हैरान हूँ इस बात, बाकी चीज़ों पर तो आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब वो खुद कह रहा है वो गैर मिल्की एजेंसी का एजेंट रहा है, तो ऊपर से एब्सनॉज का चार्ज उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, तो ये जिस लहजे से देख लें, जिस नज़र से भी देख लें कि उस वक्त की हुकूमत नाअहली है। अब अगर ये रिपोर्ट आई है, ये तो पता कौन सी रिपोर्ट आई है, कौन सी गलत है, लेकिन अब जस्टिस साहब रिपोर्टें दोनों एक जैसी, जनरल साहब एक सेकंड, रिपोर्टें दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, उनके अल्फाज भी एक जैसे हैं, सिग्नेचर भी एक जैसे बंदों के हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों के नाम एक रिपोर्ट में मौजूद हैं और दूसरी रिपोर्ट में मौजूद नहीं है, बस ये फ़र्क है। यानी जरदारी साहब का, फरियाल तालपुर साहिबा का और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके नाम जो हैं वो अली जैदी वाली रिपोर्ट में हैं और दूसरी में नहीं है। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, जो ये तब्दीलियाँ की गई, किसने की, किसके कहने पर हुई, क्यों हुई, और अगर ये जिन लोगों का नाम लिए गए और उनको साबित होना है ना बात कर, इन लोगों के नाम अगर लिए गए हैं साल गए हैं, क्योंकि अगर ये सारे आप नाम देते हैं और जिसका रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट में नाम था, पता सब नाम था, क्यों उन लोगों के ऊपर भी कानून का हाथ ढीला है? देखिए, ये पाकिस्तान की निज़ाम अब जो पाकिस्तान की गवर्नेंस की एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब ये वक्त है कि सुन्नत अली जैद साहब की, उन्होंने कहा था ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लें। मेरा अपना ख्याल ये है कि बुनियादों पर हेयरिंग होनी चाहिए। नंबर 1, क्यों तब्दीलियाँ हुई, इसके कहने पे हुई, और तब्दील करने के बाद क्यों किए? क्योंकि अगर ये रिपोर्ट इख्तिलाफ इनको निकलना चाहिए था, जिन लोगों ने भी साइन कर दिए हैं, वो कि पहले जिन लोगों ने साइन नहीं किए थे वो गलत किया था, उनको अपने इख्तिलाफात दिखने चाहिए थे। जनरल साहब, आपको याद नहीं है, एक सेकंड, आपको याद नहीं है जब डॉन लीक्स की रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार था PMLN ने, और फिर दोबारा सारे मिलकर बैठे थे, और फिर उसके बाद एक और रिपोर्ट आई थी और उसके ऊपर इत्तफाक हो गया था। वो ये तो यहाँ होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स तो होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स तो होते हैं, इंसाफ कहाँ पे होता है? बात आपकी सही है,
पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल मामलात में होते हैं ना। पॉलिटिकल प्रेशर मुजरमों की पुष्टपनाही पर तो नहीं होते। मुजरमों को उन शिकंजे से बाहर निकालने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होते। इसका मतलब यह है, अगर आपको याद हो, जनरल बिलाल जो उसमें डीजी रेंजर्स थे, उन्होंने एक बात की थी। उसने कहा जी यहाँ पे जो क्राइम की वैल्यू है वो उस वक्त के हिसाब से 256-57 अरब रुपए बनती है। वो सिंध का एक हाई बजट है। अगर आपने क्राइम को और पॉलिटिक्स को साथ मिक्स कर दिया है, उसमें पैसा आ गया है, तो फिर कराची का, सिंध का, पाकिस्तान का फिर कौन उसका मुहाफिज होगा उसका? अच्छा, इसमें जनरल साहब, इसमें देखें ना, इसमें क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। देखें, पॉलिटिकल आदमी सिर्फ पॉलिटिक्स ही करता है, वो जाके ग्राउंड पे ऑपरेशन नहीं कर सकता। मियां नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को इतना दीवार से नहीं लगाया कि ऑपरेशन रुक जाता। नवाज शरीफ साहब ने किसी ना किसी तरह करके, यानी कायम अली शाह साहब को हर दफा वो कहते थे आप ही कप्तान हैं ऑपरेशन के, आप ही कप्तान हैं, और ऑपरेशन भी उनके अंदर ही हो रहा था। यानी ऑपरेशन से पीपल्स पार्टी को तंग भी करके रखा हुआ था और पीपल्स पार्टी को ये कह रहे थे कि आप ही कर रहे हैं, ये आप ही का ऑपरेशन है, ये आप ही का शहर। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी से ये ऑपरेशन करवाया था। अब ये जेआईटी भी उनके दौर में इसी तरह मुकम्मल हुई थी। लेकिन मायदा हमीद गुज्जर साहब, मामला यह है कि ये वो इल्जामात हैं जो उज़ैर बलोच के बयान हल्फी में है या अली जैदी की जेआईटी में है, ये वो सारे इल्जामात हैं जो आपकी पार्टी डायरेक्टली एक एक करके और इकट्ठे पीपल्स पार्टी पे लगाती रही है। तो क्या आप कौन सी वाली जेआईटी को आप मानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मामला ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी का और हुकूमत वक्त का बनता है, पर अगर आप लेकिन क्रेडिट आपको तो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये, हाँ जी, हम इस बात के तो आप मेरा ख्याल है विटनेस भी हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उसमें सब ऑन बोर्ड थे, और कराची का ऑपरेशन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़माने में काफ़ी सक्सेसफुल था। पर जो जेआईटी रिपोर्ट्स हैं उसमें देखें, जो पीटीआई की पहले से जो इनकी आदत है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की और इल्ज़ाम तराशी की, वो घनौनी तरीके से जो करते हैं वो सामने आती है हमेशा। अब अली जैदी साहब का बनता नहीं है कि वो बजट के सेशन में आके एक कागज़ों का थद्दा लहरा दें और कह दें ये जेआईटी रिपोर्ट है। ना उनका ये मनसब है, ना उनकी ये उनका काम है। हाँ ठीक है, अगर वो नंबर टांगना चाहते हैं विद द कंसर्न अथॉरिटी बीइंग प्राइम मिनिस्टर, तो वो नंबर टांगते रहे। वो हर वो वजीर आजकल टांग रहा है क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो का हाल आप जानते हैं। तो इशू ये है अली जैदी गलत कर रहे हैं। यू राइट, अली जैदी गलत कर रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक कर लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जेआईटी के इल्जामात जेआईटी में मौजूद हैं जो अली जैदी ने लगाए और जो उज़ैर बलोच का बयान हल्फी है, ये तो वो सारे इल्जामात हैं जो हमने आप लोगों से जाने थे। उस दौर में हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन PMLN हुआ करती थी, वो बताते थे कि ये कैसे जुर्म करते हैं और कौन कौन इनके साथ मिला हुआ और कैसे कैसे करते हैं। तो क्या आप लोग इस नई जेआईटी को जिसमें कुछ भी नहीं है, सारे मासूम है, मानते हैं, या आप अपनी पुरानी बात पे कायम हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि जेआईटी के बारे में मैं यही कहूँगी कि जो भी ऑथेंटिक जेआईटी है उसको हम मानेंगे। लेकिन ये बात मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इसमें तजाद है। हम इस चीज़ पे डाउट रखते हैं कि देखिए, हम चाहे इल्ज़ामात लगाते हों या ना लगाते हों, दैट इज़ नॉट द पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो एक जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है और एक जो है ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है। अब आप उस रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट सही है, कौन सी रिपोर्ट नहीं सही, ये जो है डिटर्मिन करना जो है ये काम हमारा नहीं है। इसलिए ये काम जो है वो कंसर्न्ड अथॉरिटी करे। लेकिन जो पीटीआई का पहले तर्ज अमल रहा है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी कि इल्ज़ाम तराशी का और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का वो काम जो है उन्होंने पहले कर दिया। जेआईटी की रिपोर्ट जो है पेश करके, मेरी ओपिनियन में वो जो है वो इस तरह पेश नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह ये पीपीपी की हुकूमत ने की है, फॉर्मल तरीके से की है, उस तरह होनी चाहिए थी। अगर क्वेश्चंस थे तो वो भी जो है फॉर्मल तरीके से जो है वो पेश किए जाते और या पूछे जाते। ये नहीं किया जाता कि आप जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या आप असेंबली में पेपर्स लहराते हैं और लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, इस तरह जीआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आनी चाहिए। जी ठीक है। अब जरा हलीमा आदिल शेख साहब, आप ये बताएं कि व्हाट आर योर ऑप्शंस। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास अब वो कौन कौन से रास्ते हैं जो आपको लगता है कि आप इनसे इंसाफ हासिल करेंगे। मुझे कंक्रीट चीज बताइएगा। पॉलिटिकल चीजें तो चलेंगी, लेकिन एग्जैक्टली कानूनी तौर पे अब आप क्या कर सकते हैं?
देखिए इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े अहम इशू पे आप बात कर रहे हैं। ये एक JIT जो कि जिसको हम असली JIT कहते हैं, वो ये JIT है जिसके अंदर भी अहम इदारों के अफसरान के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। इस JIT में ISI के, IB के, पाकिस्तान रेंजर्स के और MI के सीनियर अफसरान के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। कोई नीचे के मतलब काके सिपाहियों के नहीं, सीनियर अफसरान के मौजूद हैं सिग्नेचर्स। और ये वो JIT है जिसको जैसे आपने बताया कि मोहतरमा हमारी जो साथ बैठी हुई हमारी PMLN, उनकी पार्टी भी उस वक्त बताती रही। 2016 से मीडिया पे भी हम देखते रहे। जनरल साहब ने जैसे फरमाया कि उस वक्त के अखबारात के अंदर भी आया कि ये एक JIT बनी। जनरल साहब मौजूद है यहाँ कि जनरल साहब समझ सकते हैं कि एक आर्मी के मेजर साहिबान इसमें मौजूद हैं और वो किस तरीके से किसी जाली JIT पे साइन कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त चूँकि सिंध गवर्नमेंट ने ये JIT बनाई थी और उसको सिंध गवर्नमेंट के पुलिस, चूँकि पुलिस वो पुलिस एक्ट के बाद 2012 में इन्होंने बनाया था, उसके बाद पुलिस डायरेक्टली अंडर कमांड है सिंध गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल एक्ट बना हुआ है उसका। तो अल्टीमेटली जो ये इन्होंने अगर इतनी साफ शफाफ JIT थी तो इन्होंने 4 साल क्यों लगा दिए? क्यों अली जैदी साहब को 2018 में कोर्ट में जाना पड़ा? क्यों ये लोग उसके अपील में सुप्रीम कोर्ट में चले गए? कोई तो वजह थी ना। फिर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इस JIT को ये कहते हैं कि जी इसमें 2 सिग्नेचर्स नहीं है मौजूद ऊपर स्पेशल ब्रांच के हो चुके हैं। और आपकी ऑप्शंस क्या हैं? सुन लीजिए ना, मैं जिस बात पे आ रहा हूँ। ठीक है खान साहब सुन तो लीजिए प्लीज, एक मैं 30 सेकंड लूंगा। सेम JIT निसार मोराई को इन्होंने अपलोड किया है, उसके ऊपर भी 2 सिग्नेचर मौजूद नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि निसार मोराई की उस पर सिग्नेचर मौजूद नहीं है और इस पर इसका मतलब है कि ये एक फड्डे वाला केस हो गया, ये इशू है। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि अगर डायरेक्ट जाएंगे तो कहेंगे विक्टिमाइजेशन हो गई, झूठी JIT पे काम हो गया। अगर इस पे अगर अली जैदी साहब की JIT के ऊपर अगर चूंकि इसमें लिखा भी हुआ है कि इसके ऊपर नैब FI तमाम लोग एक्शन लें, अगर डायरेक्ट अव्वल तो जाना चाहिए, इंशाल्लाह तमाम इदारे भी जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो हम तो जाएंगे। अली जैदी साहब ने कहा है और वो जाके पता लगा उज़ैर बलोच भी जिंदा है। सबसे अहम जो है 164 का बयान है उज़ैर बलोच का, ये JIT मौजूद है, उज़ैर बलोच का बयान मौजूद है, 4 साल का मीडिया का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर दाल में काला नहीं था तो ये लोग क्यों नहीं गए? हम चाहते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए इसके ऊपर, जो ये भी देखे कि JIT सच्ची झूठी कौन सी है और इन अफसरान को कॉल करे, तमाम अफसरान को। अल्टीमेटली इनमें जो 4 साल हो गए, कुछ पोस्ट आउट हो गए होंगे, कोई रिटायर हो गए होंगे, कोई नहीं होंगे। सिंध पुलिस के अफसरान तो मौजूद हैं। अब एक JIT का कौन है चेयरमैन? राव अनवार, लाडला बच्चा इनका। दूसरी JIT का फिदा जावरी साहब, वो जब से JIT बनी है वो अच्छे जिलों में बैठे हैं। तो हमारा जो आपने कहा हम क्या करेंगे, हम तमाम हर चूंकि कराची के एक जब बल्दिया टाउन के अंदर 259 लोगों को जलाकर मारा गया है, इस JIT में वो कह रहे हैं 158 या 198 लोगों को कत्ल कराया गया है। तो पूछना हो, साबित होना होगा किसने करवाया, क्यों किया, किसके कहने पे किया, क्यों जलाया। और इसमें जो भी आता है, अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी हमारी गवर्नमेंट पे भी है, इमरान खान साहब पे भी है कि वो इसके जो कातिल हैं, जो मर्डरर हैं, जो भत्ताखोर हैं, अब इनका दूध का दूध पानी होना चाहिए। हमने अपील की है, तो कल से ये तो होगी उज़ैर बलोच की JIT और पीपल्स पार्टी का मामला। सर एक सेकंड, अली मादिल शेख साहब एक सेकंड मुझे जरा क्विकली बताएं कि जो MK सूर निकला सानिया बल्दिया टाउन में, उसके ऊपर भी ऐसा ही एक्शन चाहेंगे आप? वो इत्तेहादी हैं आजकल आपके, क्विकली मुझे बताएं। मेरा ख्याल है अभी जुमले में मैंने क्या कहा, 259 लोग जलाए गए, एक्शन होना चाहिए, 0 टॉलरेंस के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि हमारे शहरियों को क्यों कत्ल किया, कराची वालों को किसने जलाया, किसने कत्ल किया, किसने मारा। तो मैंने तो आपसे इमरान भाई पहले कहा आपसे, एक ब्रेक लें, लेकिन मैं आपको सुनवाता हूं कि आज जो KSE है उसके बाहर खड़े होकर क्या कह रहे थे PTI वाले, जरा वो सुन लें फिर उसके बाद बात। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। इस आदमी से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में अभी एशिया में मैंने कहा कि के इलेक्ट्रिक किसकी जिम्मेदारी है, तो उस पर उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं कराची की के इलेक्ट्रिक से और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं। ये उमर अयूब खान के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझसे कहे। क्या वाकई वफाक कराची के साथ ये कर रहा है? ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। इस आदमी से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में अभी एशिया में मैंने कहा कि के इलेक्ट्रिक किसकी जिम्मेदारी है, तो उस पर उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं कराची की के इलेक्ट्रिक से और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं। ये उमर अयूब खान के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझसे कहे। कराची से कोई ताल्लुक नहीं है। कराची ने आपको 14 सीटें दी हैं, कराची ने आपको भर भर के वोट दिए हैं जिसके ऊपर आपकी हुकूमत खड़ी है, और कराची को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं है। हलीम आदिल शेख साहब, कौन ठीक कह रहा है, आमिर लियाकत या उमर अयूब? देखिए, आमिर लियाकत साहब हमारे एमएनए हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन एक अटेंशन सीकर भी हैं। ये अक्सर परेशान होते हैं तो कोई ना कोई बात ज़रूर करते हैं कि इसके ऊपर नाराज़गी का पता चले। तो उनका अपना स्टाइल है, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, लेकिन उमर अयूब का कितना इंटरेस्ट है या कितना नहीं है। आज से 4 रोज़ कबल एक हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उमर अयूब साहब थे, उनके SAPM जो नए वाले बने हैं वो थे, सेक्रेटरी पावर थे, उनके तमाम के इलेक्ट्रिक हेस्को सब लोग थे, गवर्नर साहब थे, हम तमाम इत्तेहादी पार्टियों के लोग थे। लेकिन हकीकत ये है कि के इलेक्ट्रिक ने उस रोज़ जिस तरीके से बिहेव किया, उन्होंने क्लियर बता दिया कि जी 2023 तक हम प्राइवेटाइज हुए हैं, 2023 तक हमें ये इख्तियारात हमारे पास मौजूद हैं। और उस हमारे सामने, मैं भी था उसमें, उमर अयूब ने कहा कि आपने कहा फर्नेस आइल, आपने झूठ बोला आपके पास है, आपने कहा गैस की शॉर्टेज है, उन्होंने कहा आपके पास है, जो मरकज से आपको ग्रिड में मिलता है वापडा से, वो उतनी रिक्वायर्ड बिजली आपके पास है। आपने अपना सिस्टम ठीक नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था। अबराज ग्रुप को 2009 में जब उसको मिला, उन्होंने अपने सिस्टम में जो बेहतरी डाली थी, $2 बिलियन उन्होंने खर्च कर रहे थे। ये सब बातें हमारे सामने हुई हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक उन मुआहदे जैसे रेकोडिक का मुआहदा, LNG के मुआहदे, पुराने मुआहदे और समेत एक के इलेक्ट्रिक का भी एक ये गंदा अब एक सेकंड रुके सर, एक सेकंड रुके। आपने फैक्ट बताया कि उमर अयूब ऑनलाइन आए और उन्होंने के इलेक्ट्रिक को झूठा किया। आप मौजूद थे, गवर्नर मौजूद थे, के इलेक्ट्रिक के लोग मौजूद थे, और उनके झूठ उमर अयूब ने पकड़े, और उनका कंसर्न है कराची में बिजली लाने के हवाले से। आमिर लियाकत हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी आमिर लियाकत हुसैन साहब, आप फरमाइए, आपको उमर अयूब पे गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? वो तो कराची के लिए दुबले हुए जा रहे हैं। ये हलीम आदिल शेख साहब को लग रहा होगा वो दुबले हुए जा रहे हैं, कराची के लिए वो दुबले हुए जा रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब को लग रहा होगा, उनको सोचना चाहिए था कि उनके पार्टी का एक कौमी असेंबली का रुकन अगर ये बात कर रहा है तो फिर किसी वजह से कर रहा होगा, उसे बात की होगी, उसे बात पूछी होगी। हलीम आदिल शेख साहब से मैं इख्तिलाफ नहीं करता, उनको लग रहा होगा, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब को ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं उनसे कितना करीब हूँ और कितनी चीजों को जानता हूँ। अगर मैंने उमर अयूब से पूछा है तो इसका मतलब मैंने पूछा है, और मुझे उमर अयूब ने कहा है कि हमारा के इलेक्ट्रिक से कोई ताल्लुक नहीं है, कराची वालों को बिजली मिले या ना मिले हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आप खुद देखिए इस मामले को। ये मुझसे जिस अंदाज में बात की उमर अयूब ने, मुझे उनके वालिद गौहर अयूब याद आ गए, जो कराची में गोलियां चली थी उर्दू तहरीक के अंदर, और अखबार में लिखा गया था उर्दू का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। तो कम अज कम यहाँ उमर अयूब की इस वक्त बैठकर वकालत न की जाए, क्योंकि मैं भी कराची का मुंतखब रुकन कौमी असेंबली हूँ, मैं सूबाई असेंबली का रुकन नहीं हूँ, मैं कौमी असेंबली का रुकन हूँ। और मेरा ये इस्तेकाक है कि मैं सवाल करूँ अपने वजीर से कि भाई ये बिजली क्यों नहीं मिल रही कराची वालों को। तो कराची वालों को बिजली न देने में जहां पर नेपरा का एक पूरा एक किरदार है, वहां पर उमर अयूब की नाअहली भी शामिल है। और ये मुझसे जिस अंदाज में बात की उमर अयूब ने, इमरान भाई, वो मैं जानता हूं ना, ये थोड़ी जानते हैं। अब दो लोग हैं, दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब, हम तो किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने कराची के हक की आवाज उठाई, उमर अयूब साहब ने ऐसे जवाब दिया जैसे आपकी आवाज को दबा दिया। दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि उन्होंने विटनेस की एक कॉन्फ्रेंस जिसमें उमर अयूब साहब पूरा जोर लगा रहे थे कराची को उसका हक दिलाने के लिए। अब आम आदमी को कंफ्यूजन में डाल दिया है कि पार्टी के दो लोगों ने। सर, मेरा कराची से बड़ा गहरा ताल्लुक है, हलीम भाई को ये पता होना चाहिए, और हलीम भाई जानते हैं ये बात। हलीम भाई को अंदाजा है, हम साथ रहे हैं और हम साथ हैं, हम सिंध में भी साथ गए थे। इनको पता होना चाहिए कि कराची से या हैदराबाद से या मीरपुर खां से मेरा ताल्लुक की वजूहात क्या है, किस बुनियाद पर मेरे ताल्लुकात मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। और अगर मैं कराची के लिए लड़ रहा हूँ तो ये मैं कराची के लिए बहुत पहले से लड़ता रहा, और ये भी लड़ते रहे हैं। ये भूल गए जिना अस्पताल के बाहर कि जब ये कराची में लोग मर रहे थे तो ये आदमी हलीम आदिल शेख ही मौजूद था वहां पर, जो लोगों के लिए वहां पर शरबत बना रहा था और वहां पर ठंडा पानी उनको मैसर कर रहा था। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये कराची वाले हैं, ये भी ये उमर अयूब की एकदम माजरत के साथ उनकी हिमायत कर रहे हैं या उनकी विटनेस मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनसे ये पूछा है। और ये मैंने कहाँ पूछा है, ये मैंने खान साहब के अशाइये में भी पूछा है। मैंने कहा उमर अयूब साहब,
कराची वालों को बिजली नहीं मिल रही, के इलेक्ट्रिक का क्या होगा? तो उन्होंने कहा हमारा के इलेक्ट्रिक से क्या ताल्लुक, आप जाने, कराची जाने, हमारा के इलेक्ट्रिक से क्या ताल्लुक? आप लोग जिए ऐसी जी रहे हैं, तो ये बताइए, ये कोई जवाब देने का अंदाज होता है? एक सेकंड, अब जरा रुकें। हलीम आदिल शेख साहब, देखें मामला बड़ा अब आपके सामने है। एक आपके मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे ये जवाब वहां से मिला है, और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप देखें तो ना कराची वालों को बिजली पूरी मिल रही है और 3 रुपए यूनिट के ऊपर कीमत भी बढ़ गई है। अब ऐसे में कराची वाले आपकी बात मानेंगे या आमिर लियाकत हुसैन की बात मानेंगे? देखिए इमरान भाई, मेरा ख्याल है कि आमिर भाई मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। आमिर भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उनकी ज़ाती क्या बात है। मैं एक ऑफिशियल मीटिंग का जिक्र कर रहा हूं जो रखी गई, इसी एजेंडे पे रखी गई, जिसमें के इलेक्ट्रिक के सीईओ मुनिस अलवी वहाँ मौजूद थे गवर्नर हाउस में, और हम नहीं थे उसके अंदर। एमक्यूएम के लोग थे, जीडीए के लोग थे, हमारे एमपीएस थे, ज्वाइंट अपोजिशन की एक मीटिंग थी, उनके सेक्रेटरी पावर थे, एसएपीएम टू पावर थे। उस ऑफिशियल मीटिंग में जो कुछ हुआ मैं बताऊंगा। आमिर भाई की उनकी एक इंसिडेंट, एक वाकया, एक बातचीत जो उनसे हुई है, उसका जवाब उमर अयूब साहब दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आमिर भाई गलत कह रहे, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं बता रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट का फेडरल मिनिस्टर मौजूद, सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ। हलीम आदिल शेख साहब देखें, आसान तरीका ना, आसान तरीका, एक सेकंड, इसको आसान कर दें, मिल रहा है। हलीम आदिल शेख साहब इसको आसान कर देना। उमर अयूब साहब को कह के केएससी को सबक सिखाने के लिए वफाकी वजारत आपके पास है, वजीर आज़म आपके पास है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके पास है, आप कर सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है? इमरान भाई सुन लीजिए मेरी बात, इतना आसान नहीं होता। ये जो एग्रीमेंट्स कर दिए गए, रोकेडिक का, एलएनजी का, के इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट हुआ है अबराज ग्रुप के साथ 2009 में। आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2011 में आरिफ नकवी को सितारा इम्तियाज दिया गया है कि उसने जबरदस्त डील बनवा दी इनकी। बात यह गवर्नमेंट्स के हाथों में जंजीरें डाल दी गई हैं, इन कागजों के अंदर फंसे हुई है गवर्नमेंट। इतना आसान नहीं है। ये हेस्को, सेप्को, पेप्को, लेस्को, सेस्को नहीं है, ये के इलेक्ट्रिक है। वो कहते हैं हमने प्राइवेटाइज की हुई है, हमारा ये एग्रीमेंट है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, मैं समझता हूं, एक मिनट हलीम आदिल शेख साहब, मुझे जहां तक याद है ना, मुझे यहां तक याद है कि इस तरह की कंपनीज को नकेल डालने के लिए खान साहब ने कहा था इंक्वायरी करो। इस तरह की कंपनीज, इनकी ब्लैकमेलिंग से निकलने के लिए खान साहब ने कहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और इन माफियाज को मैं शिकस्त दूंगा। तो अब तो आप हारी हुई बातें कर रहे हैं। एक मिनट रुके जरा, आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप आमिर लियाकत साहब? ये कहना चाह रहा हूं कि आधा सेकंड लूंगा, देखिए मेरी बात एक छोटी सी बात करूंगा, छोटी सी बात करूंगा। इमरान भाई, मुआहिदा आपका भी आपके इदारे से हुआ होगा, मुआहिदा मेरा भी मेरे इदारे से जहां मैं काम करता हुआ होगा। ये दोनों तरफ से होता है कि अगर आप फला चीज न कर सकें तो हमारा मुआहिदा खत्म करने का इख्तियार है। अगर कराची के लोग आज मर रहे हैं, 3-3 दिन से बिजली नहीं मिल रही है, अगर कराची वालों को बिल अदायगी उतनी करनी पड़ रही है कि पूरा महीना बिजली ना आए और बिजली का बिल वो उसी तरह पे कर रहे हो, तो मुआहिदा यकतरफा हो जाता है और यकतरफे मुआहिदे खत्म कर दिए जाते हैं। ये नहीं होता कि मुआहिदा है तो मुआहिदा ही रहेगा, मुआहिदे खत्म हो जाते हैं। मुआहिदे दोनों तरफा होते हैं, दो तरफा मुआहिदे चलते हैं कि आप ये पॉइंट्स पूरे करेंगे, हम ये पॉइंट्स पूरे करेंगे। अगर आप अपने पॉइंट्स पूरे नहीं करते तो ये मुआहिदे चैलेंज हो जाते हैं अदालतों में। ये कैसे कह सकते हैं विफाकी वजीर कि हमारे तो के इलेक्ट्रिक से कोई ताल्लुक नहीं? अरे नेपरा चाहे तो के इलेक्ट्रिक को नकेल डाल सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने जरा सा जुमले कहे थे कि इलेक्ट्रिक अपने मिजाज दुरुस्त करे, 2 दिन तक इलेक्ट्रिक सही हो गई थी। ये लॉकडाउन के अंदर इलेक्ट्रिक बिजली दे रही है, अचानक हुआ क्या है कि जो नहीं, कराची में कितने सारे लोग जो हैं वो बिजली के करंट लगने से उनका इंतकाल हो जाता है। आमिर लियाकत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मायजा, मैं आपके पास लेकर आता हूं। देखें, बिजली का बहरान बढ़ रहा है और कराची वाले बुलबुला रहे हैं, बिजली की कीमत भी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने के इम्कानात है। अपोजिशन कैसे देख रही? छोड़े इमरान खान साहब, आप नालायक नायल हुकूमत है, एक दूसरे के साथ के गले जो झपट रहे हैं, वजीर आपस में लड़ रहे हैं, वजीर और मशीर और एमएनए एमपी आपस में लड़ रहे हैं। बजट के सेशन में भी आपने देख लिया, ये इनकी कोई आपस में कोई पॉलिसी नहीं है, ना इनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन है। उमर अयूब साहब बड़ी लंबी लंबी तकरीरें खींच जाते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमारा के इलेक्ट्रिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब अगले दिन कह देंगे जी मुल्क का हुलिया बिगाड़ के कि जी हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा का वास्ता है, खुदा अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसी हुकूमत से जो अपने ही वजीर जो हैं लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है हमारी अपनी हुकूमत नाअहल है। भाई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो खुद ही जवाब दे दो,
खुद ही कह दो कि हम लोग हुकूमत नहीं कर सकते, हमारे से मैनेजमेंट नहीं हो रही, हमारे से इलेक्ट्रिसिटी की पॉलिसी नहीं बन रही। वो एक शख्स था वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने जो है सबको इकट्ठा किया और जो है वो ज़रबे अज़ब जो है वो शुरू किया और उसको इम्प्लीमेंट कराया और कराची में अमन लाया। वो एक शख्स था जिसने इलेक्ट्रिसिटी की पॉलिसी लाई और CCI में भी उसको अप्रूव कराया, और आज तक हमने नहीं देखा कि कराची में के इलेक्ट्रिक में यहाँ पे इस तरह के दंगे फसाद हुए। तो मैं ये समझती हूँ कि ऊपर से अगर नालायक वजीर आजम साहब बैठे होंगे तो नीचे उनकी काबीना का हाल आप देख रहे हैं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के बाद आप देख रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, हमें कहने की क्या जरूरत है, इनके अपने वजीर कह रहे हैं, इनके अपने MNAs कह रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद, इसको कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। जनरल साहब भी इंतजार कर रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं तो आप बात मुकम्मल कर लें, लोड शेडिंग पे हम बात करते हैं, फिर मैं जनरल साहब पे जाऊं क्विकली। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि इनसे आपके PTI के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछें कि जो इस वक्त महंगा फ्यूल खरीदा जा रहा है वो बिजली की कीमतों को उसको क्यों बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा ये है कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये LNG के ऊपर क्यों नहीं जो है वो बिजली का LNG का फ्यूल इस्तेमाल करके सस्ती बिजली क्यों नहीं जो है वो बेच रहे, ये दूसरा फ्यूल लेके उसको महंगी बिजली जो है लोगों को क्यों बेच रहे हैं, ये सवाल मैं पूछना ठीक है। ये दो सवाल आपके आगे, आम आवाम को रिलीफ ही मिल जाए। ये दो सवाल आपके आगे, ये हम रख देंगे। ये दो सवाल है। तीसरा सवाल ये, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इमरान खान साहब CCI की मीटिंग बुला लें ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं, सारे सूबों को बुलाएं, उनको ऑन बोर्ड लें, सारे चले 3 सवाल आपके हो गए, ये तीनों सवाल हम पूछ लेंगे। जनरल साहब, पाकिस्तान जो है, जनरल साहब आपको इसमें से क्या नजर आ रहा है? ये जो आमिर लियाकत साहब को आप सुने कि जो के इलेक्ट्रिक कर रही है वो आपके सामने है, कीमत भी बढ़ा दी, बिजली भी नहीं मिल रही, तो कोई फ्रस्ट्रेशन जैसा माहौल बन रहा है जनरल साहब? देखिए, डेफिनेटली कराची पाकिस्तान का इंजन है, पॉलिटिकल सेंस में भी और इकोनॉमिक सेंस में भी। अगर कराची मूव करेगा, कराची लाइव होगा, वाइब्रेंट होगा, तो पाकिस्तान के वाइब्रेंट होने की अलामत है। तो ये तो मैं फेडरल हुकूमत को भी और सिंध हुकूमत को भी मैं समझता हूँ कि दोनों सिलसिले में कसूरवार हैं। लेकिन मैं ये भी, मेरा अपना ख्याल ये है कि चाहे शेख साहब हों या लियाकत साहब हों, बात तो दोनों ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो मेन इशू उस तरफ कोई नहीं आ रहा है। ये मेन इशू ये है कि जब ये मुआहदे किए गए थे, चाहे वो IPPs के मुआहदे थे जिन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इस कदर कमज़ोर किया है, या ये मुआहदे हैं, इनको पब्लिक करें, आप दुनिया के सामने लेके आएँ। और जहाँ पे आमिर साहब बात ये सीख कर रहे हैं, अगर जो पार्टी है वो परफॉर्म नहीं कर रही एग्रीमेंट के मुताबिक, तो उनको तो आप रिलीज कर सकते हैं, उनका तो कोई इशू कोई नहीं है। ये बहाना नहीं चल सकता कि भाई एग्रीमेंट हो गए हैं तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। एग्रीमेंट ऑब्वियसली वो नहीं परफॉर्म कर रहे, कराची सफर कर रहे हैं, कौन इसमें जिम्मेदार कौन है? यू शुड फाइंड वे आउट। आप उसमें से कोई निकालें ना, उसमें से लोगों को भी निकालें और खुद भी उसमें से निकलें। जनरल साहब, बात आपकी बहुत ठीक है, लेकिन वक्त अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया है। मायदा हालात मौजूद है, मैं इसका जवाब जरूर आपको लेकर दूंगा आने वाले किसी एपिसोड के अंदर। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, कोई भी मुआहदा जो है वो कुरान और हदीस नहीं होता। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया था, इस पर थोड़ा सा गौर करें। अगर कोई मुआहदा आपको नुकसान पहुंचा रहा है बतौर कौम, तो सबसे पहले उस मुआहदे को पब्लिक करें, हमें बताएं कि हमारे साथ क्या चोरी और डकैती हुई है और उसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद मुआहदा आप खत्म करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।